जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में सभी छोटी बहन भाइयों का हार्दिक आभार। उम्मीद है पिछली क्लास में जो भरपूर प्यार आपने दिया, जो आपने तैयारी की या जिस तरह से आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए, उसी तरह से आगे आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। आपके पास नोटबुक होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और आज हम इस सीरीज में आपके लिए पॉलिटी का जो हम ये अभी लास्ट सीरीज चलेगा, उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री की ओर आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है यहां तक भले ही आप पहले से तैयारी नहीं किए हो, आप फ्रेशर हो या फिर पहली बार जुड़े हो, तो भी ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। यानी प्रैक्टिस सेशन तो है ही, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, उसका तो कंबाइंड है, लेकिन इसके साथ साथ आपका बेसिक सबसे बड़ा कमांड किया जाएगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आप भी एक छोटा सा काम कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब बटन जो है फेंक कर कुछ भी मारिए, उसे दबा दीजिए। अपने दोस्तों को जिसको आप चाहते हो दरोगा बने, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न हम शुरुआत करेंगे, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के, ये कह रहा है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के डैश अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए स्टेट या सेंटर में कोई भी जो है डिस्प्यूट होता है, या फिर दो स्टेटों में आपस में डिस्प्यूट होता है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, तो ये जो आपका मैटर है, ये जो अधिकार क्षेत्र है, वो किसके अंतर्गत आएंगे? इंग्लिश में डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट कम अंडर द ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जल्दी से बताइए, यदि हमें मालूम है तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है या केंद्र राज्यों के बीच विवाद होता है, तो ये क्या ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी मूल न्यायाधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन सलाहकार क्षेत्राधिकार, एपीलेट ज्यूरिडिक्शन अपीली न्यायिक क्षेत्राधिकार, या रेट ज्यूरिडिक्शन? किस ज्यूरिडिक्शन में ये जो क्षेत्र है, ये जो ज्यूरिडिक्शन है, ये जो विशेष आपका अधिकार आएगा? देन ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हिंदी में हम इसे कहते हैं मूल न्यायाधिकार। मूल न्यायाधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए तो भाई दो भी सेंटर के बीच में होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में बताया गया है? आप जब इनके बारे में पढ़ोगे, आर्टिकल 131, ठीक है, आर्टिकल 131 अनुच्छेद 131 में बताया गया है। अनुच्छेद 131 में किसके बारे में विवरण किया गया? देन आंसर विल बी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। जब ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार ये सीजीएल का जो है आपका पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है, ये क्वेश्चन सीपीओ में भी बना हुआ है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। जब हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, तो जब सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, यहां से आपसे पूछा जाए किस भाग से संबंधित है, आपने कहा भाग 5, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बिलोंग टू पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 से बिलोंग करता है। कई बार यह पूछा गया है सीपीओ में और पिछले सीजीएल में, इस तरह के क्वेश्चन बने हुए थे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस संविधान के किस चैप्टर से बिलोंग करता है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको ड्राफ्ट बनाया था कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, ये आपके चैप्टर 4 से संबंधित है। किससे संबंधित है? चैप्टर 4। किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वहां पर आपका जो आंसर था किस अनुच्छेद से, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई संविधान का जो भाग 5 है यूनियन के बारे में, संविधान का भाग 5 डिस्क्राइब अबाउट अ यूनियन, संघ के बारे में, रिलेटेड आर्टिकल 52 से लेकर 151, गॉट इट? किस अनुच्छेद से संबंधित है? 52 से लेकर 151 तक संबंधित है, हमें मालूम है। तो पहला जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? वो संघीय कार्यपालिका के बारे में, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। पहला चैप्टर यूनियन एग्जीक्यूटिव रिलेटेड टू विच आर्टिकल? आंसर विल बी 52 से लेकर 78। ठीक है, नोट कर लेना। संघ यदि आप पहली क्लास में पहले ले चुके हो तो आपको मालूम है अनुच्छेद जो आपका संघीय कार्यपालिका है वो 52 से 78 अनुच्छेद से संबंधित करती है। दूसरा जो चैप्टर है भाग 5 का,
वो किसके बारे में? बिल्कुल सही कहा आपने, वो संसद के बारे में। सेकंड चैप्टर ऑफ पार्ट 5 रिलेटेड टू पार्लियामेंट प्रोविजन, पार्लियामेंट से संबंधित है, संसद से जो कि संबंधित है। पार्लियामेंट रिलेटेड टू विच आर्टिकल? आंसर विल बी आपने कहा कि जब हम 79 से लेकर 122 अनुच्छेद 79 से 122 संसद से संबंधित है और ये सेकंड चैप्टर में बताए गए। चैप्टर 3 आप सभी को पता है, ये ऑर्डिनेंस के बारे में, अध्यादेश के बारे में चैप्टर 3। और राष्ट्रपति की, जिसे हम कह सकते हैं विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये अनुच्छेद 123 से संबंधित है। चैप्टर 4 ये आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित होगा, किस आर्टिकल से संबंधित होगा? आपने कहा सर आर्टिकल 124 से लेकर 147। ये जो अनुच्छेद है वो किसके बारे में प्रावधान करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। जिसमें से मैंने पिछली क्लास में भी कुछ आर्टिकल्स कराए थे, जैसे आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 अनुच्छेद 129 में किसके बारे में बताया गया है? सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसे क्या कहा जाता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है कि यहां पर भैया जो भी आपके मैटर होते हैं वो सभी रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आर्टिकल 29 वही आपसे पूछा जाए और ये बार बार पूछा गया है, ये सीपीयू में पूछा गया था आर्टिकल 29। तो इसके बारे में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच आर्टिकल डिस्क्राइब, यानी भारत में सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया? देन आंसर विल बी 124। 124 अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसका प्रावधान बताया गया है। ठीक है, वही आपसे पूछा जाए आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 डिस्क्राइब अबाउट, अनुच्छेद 131 किसके बारे में बयां करता है? देन आंसर विल बी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ये किसका मैटर है, ये किसका ज्यूरिडिक्शन है, किसका क्षेत्राधिकार है? देन आंसर विल बी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आप बात करते हैं। किसके बारे में? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, यानी मूल न्यायाधिकार जो ये क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? सर्वोच्च न्यायालय के। और इसमें क्या बताया गया कि भैया अगर किसी भी 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य या सेंटर और किसी स्टेट में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो किसके अंतर्गत जाएगा? वो सर्वोच्च न्यायालय के जाएगा। ये आर्टिकल 131 ने बता दिया। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, सलाहकार जो क्षेत्राधिकार है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से बताइए, यदि आपको मालूम है तो आपने कभी पढ़ा है किसके बारे में? एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। बिल्कुल सही कहा कि सर अनुच्छेद 143, कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 143 रिलेटेड टू एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। इसमें बताया गया है कि भाई किसी भी अगर इंपॉर्टेंट मैटर्स है, कोई भी लीगल मैटर्स है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है कंसल्ट करेगा किसको? प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को सलाह देगा। यानी राष्ट्रपति सलाह ले सकता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। ये किस आर्टिकल में बताया गया? 143, यानी सुप्रीम कोर्ट इज अ एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। इज दैट क्लियर? कई बार पूछा गया कि राष्ट्रपति जो कि सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है, ये किस अनुच्छेद में, ये किस आर्टिकल्स में प्रोविजन बताया गया, प्रावधान बताया गया है? आंसर विल बी 143 इज अ राइट आंसर। 131 में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है। और ये किस चैप्टर से संबंधित है? देन आंसर विल बी चैप्टर 4, चैप्टर 4। इज दैट क्लियर? चलिए, एपीलेट ज्यूरिडिक्शन। जब हम एपीलेट ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बयां करता है। तो एपीलेट ज्यूरिडिक्शन बेसिकली आर्टिकल 132, आर्टिकल 133 और आर्टिकल 134। एपीलेट का मतलब होता है अपील न्यायिक क्षेत्र। अपील जब की जाती है, आप सभी को पता है, जो लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट के लिए जो अपील की जाती है उसे हम एपीलेट ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। तो यहां पर आपको पता है विच कोर्ट इज एपीलेट ज्यूरिडिक्शन? देन आंसर विल बी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, अपीली न्यायिक क्षेत्र है। लेकिन ये अलग अलग आर्टिकल कैसे हैं? यदि हाई कोर्ट से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पर, संवैधानिक चीजों की बात की जा रही है, तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैटर है और हाई कोर्ट से ये केस जा रहा है कि भाई किसी भी प्रावधान में लग रहा है कि भाई संविधान से संबंधित है, तो ये अपीली आपके पास जो है 132 के अकॉर्डिंग जाएगी। ठीक है,
ये कॉन्स्टिट्यूशन मैटर होगा जब आर्टिकल 132 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 133 के अकॉर्डिंग जो अपील की जाती है वो किससे होगी? देन आंसर विल बी सिविल मैटर। जो भी सिविल मैटर होंगे उनसे संबंधित यदि अपील जाती है तो ये अनुच्छेद 133 के तहत जाएगी। दूसरा 134 में बताया गया कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं हाईकोर्ट वगैरह के, यदि हाईकोर्ट वो डिक्लेयर कर दे कि भैया सुप्रीम कोर्ट लग रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जाना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना चाहिए, वो बेहतर से इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो हाईकोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो खुद भेज देगा वहां पर। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल्स है। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन के बारे में आर्टिकल 132 जो किसकी बात कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के बारे में। यदि आपसे पूछा जाए विच आर्टिकल डिस्क्राइब अपीलेट ज्यूरिडिक्शन regard civil matter, which article describe appellate jurisdiction regards civil matter, या सिविल मैटर से संबंधित कोई भी अपीलेट की जाती है, अपील की जाती है, तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित होगी? आंसर विल बी 133। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, रिट ज्यूरिडिक्शन। रिट क्षेत्राधिकार के बारे में आप सभी जानते हैं। जब हम भी रिट की बात करते हैं तो यहां पर हमें जो रिट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये अधिकार प्राप्त है। रिट जारी करने का भारत में कितने न्यायालयों के पास अधिकार है? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने कहा 2 जो है न्यायालय के पास, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यदि सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है तो वो सिर्फ मौलिक अधिकार से संबंधित करता है, और किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 32। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट्स। रिट्स का मतलब होता है ऑर्डर, आदेश। यदि यही हाईकोर्ट करता है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार अपने पास रखता है? आपने कहा 226। आप कह सकते हो आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यही आर्टिकल 226 की बात करेंगे तो ये कौन कौन अपने पास अधिकार रखेगा? आपने कहा हाई कोर्ट, राइट। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भैया रिट जारी करने का अधिकार किसी और भी न्यायालय के पास हो सकता है, लेकिन दूसरे न्यायालय को दिया जाए ये अधिकार, ये कानून कौन बनाएगा? ये कानून बनाने का अधिकार कि भाई और भी आगे चल के भविष्य में लोअर कोर्ट्स वगैरह और भी कोर्ट्स हैं तो वो भी इशू कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार किसके पास है? कौन बनाएगा कानून? देयर आंसर विल बी सुप्रीम कोर्ट, सॉरी पार्लियामेंट बनाएगा, यानी संसद यदि कानून बना देता है किसी और भी जो कि न्यायालय को दिया जाए रिट जारी करने का अधिकार तो वो दे सकता है, लेकिन अभी तक संसद ने इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं लिया। एक बार फिर से देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर विल बी 5th। इधर क्लियर? रिलेटेड टू विच आर्टिकल? 124 to 147। 124 से 147 कभी भी ये अनुच्छेद आर्टिकल्स आपको दिख जाएंगे, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान बयां करते हैं। जिसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 129। किसके बारे में? 129 बहुत बार CGL, CPO, MTS, CHSL, DSSB या राज्यों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अभिलेख जो न्यायालय है वो कौन सा है, तो आपने कहा सर्वोच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद में बताया गया? 129। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, मूल जो न्यायाधिकार है, जो ज्यूरिडिक्शन है वो किस अनुच्छेद में बताया गया? आंसर विल बी 131। किस अनुच्छेद में एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन की बात की गई है, जिसमें मान लीजिए राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य किया जाएगा? आपने कहा 143 इज राइट आंसर। एपीलेट ज्यूरिडिक्शन 132, 133, 134। क्लियर? नेक्स्ट, नोट कर लेना, बिना नोट नहीं करोगे तो भेजे में कुछ भी नहीं जाएगा। निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र की अधिकता के आरोप पर निचली अदालत से मामले का रिकॉर्ड मांग सकते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र की अधिकता के आरोप पर निचली अदालत से मामले का रिकॉर्ड मांग सकते हैं? By which of the following writs the Supreme Court and the High Court may call the record of case from a lower court on allegation of an excess of jurisdiction?
ठीक है। इनमें से कौन सी रिट्स है, कौन सा रिट्स का मतलब ऑर्डर, आदेश, जिसके तहत मान लीजिए जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनको कुछ करने से मना किया जाता है, रोकने की प्रयास किया जाता है। तो आपने कहा कि भी सर्टियोरी का मतलब होता है प्रमाणित होना, ठीक है। इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या होगा, आपने कहा प्रमाणित होना, प्रमाणित, सॉरी थोड़ा ये टेक्निकल इशू की वजह से इसमें रॉन्ग टाइप हो रहा है, प्रमाणित होना, ठीक है। किसमें बताया गया है, प्रमाणित होना। सर्टियोरी का मतलब ही होता है प्रमाणित होना, ठीक है। या फिर हम कहते हैं सूचित किया जाना। ये हाईकोर्ट वगैरह जो भी होता है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है कि भाई लोअर कोर्ट से यहाँ पर रिकॉर्ड बनाते हैं, उसे कहते हैं ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। सर्टियोरी किसी के थ्रू, सर्टियोरी, सर्टियोरी इज द राइट आंसर। क्योंकि प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, मना करना कि भैया आप अपने जो अधिकता से आगे मत जाइए, ये आपका जुरिडिक्शन नहीं है। मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश, ऑर्डर देना किसी चीज के बारे में। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो भी कोई व्यक्ति को मतलब अरेस्ट किया गया तो उसे इंट्रोड्यूस कराना। ये रिट्स जो है ये सारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आते हैं। तो ये आपका इज अ राइट आंसर, इज अ राइट आंसर, क्योंकि सर्टियोरी का मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचित होना, ठीक है। प्रमाणित, प्रमाणित होना या सूचित करना, सूचित करना, तो ये इज अ राइट आंसर। लेकिन रेट्स मैंने आपको बताया, अगर हाईकोर्ट इशू करता है तो आर्टिकल अनुच्छेद 226 के तहत, यदि सर्वोच्च न्यायालय करता है अनुच्छेद 32 के तहत ये रेट्स जारी की जाती हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की बुनियादी संरचना का निर्धारण करते हुए यह माना कि राज्य व्यवस्था का लोकतांत्रिक चरित्र बुनियादी संरचना का एक अनिवार्य घटक था? In which of the following cases Supreme Court, while laying out the basic structure of the Constitution, held that democratic character of the polity was essential component of basic structure? ये CGL का आपका जो ये प्रश्न है, क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, ये क्वेश्चन बना था कि भी बताइए रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, A.K. गोपालन या स्टेट ऑफ मद्रास, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, किसमें पूछा गया? सी इज राइट आंसर, सी इज राइट। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में डिक्लेयर हो चुका था कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि जो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर लिंक किया गया है वो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर हमारे पॉलिटी का बताता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश को अस्तित्व में आया? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। जब हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं यहां पर बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। कैसे? देखिए यहां पर पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे तो ये कहते हैं कि भाई 1935 में हुआ था। भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ था, वो फेडरल कोर्ट था, ठीक है, फेडरल कोर्ट हम उसे कहते हैं, संघीय न्यायालय कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एग्जिस्टेंस। व्हेन वाज सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस? एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व में कब आया, अस्तित्व। देन आंसर विल बी 26 जैन 1950। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस हुआ। लेकिन यदि यहां से क्वेश्चन इस तरह से बना दिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाए व्हेन वाज सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड, यदि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए इनॉग्रेटेड, कब इनॉग्रेट हुआ था, तो गणतंत्र दिवस के 2 दिन बाद ही, ठीक है, आफ्टर 2 days ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र दिवस के 2 दिन बाद ही इसे इनॉग्रेट कर दिया गया। देन आंसर विल बी 28 जैन 1950, ठीक है। कई बार बच्चों को ये याद होता है कि 28 जनवरी को ही इनॉग्रेट हुआ था, लेकिन यहां पर अस्तित्व की बात, एग्जिस्टेंस की होगी। देन आंसर विल बी 26 जैन 1950। व्हेन वाज इनॉग्रेटेड? 28 जैन 1950। दैट क्लियर? और आप सभी को पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय, जैसा कि हमने जिक्र किया, संविधान के भाग 5 में बताया गया है, पार्ट 5 में बताया गया, चैप्टर 4। नेक्स्ट, यानी कि यहां पर कौन सा आंसर होगा? बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 को
सर्वोच्च न्यायालय एग्जिस्टेंस हुआ, अस्तित्व में आया, और 28 जनवरी यानी 2 दिन बाद ही इसको इनॉग्रेट किया गया था। क्लियर, छाप लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल 2022? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? द फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा 18 जुलाई 2022। कब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था? द बिल अमेंड्स फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। जिस बिल में अमेंड किया गया वो किसमें? फैमिली कोर्ट एक्ट पहले से कौन सा चला आ रहा था? 1984 या उसमें? द एक्ट अलाउ स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश फैमिली कोर्ट। द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन पंजाब एंड तमिलनाडु। ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से फैमिली कोर्ट से रिलेटेड इस अमेंडमेंट के बारे में बताएंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक कमेंट आपका जो है सामान्य पड़ा हुआ है, आपकी ऊर्जा से लगता है कि कमेंट नहीं आ रहा। भारत में पहला उच्च न्यायालय देश में स्थापित किया गया था। द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया वॉज इस्टैब्लिश इन। किस ईयर फर्स्ट हाई कोर्ट किया गया था? तो आप सभी को पता है कि एक हाई कोर्ट एक्ट आया था, हाई कोर्ट्स एक्ट 1961। इसके तहत 3 न्यायालय जो हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए थे। लेकिन आपको पूछा गया है कि भाई फर्स्ट कौन सा यहां पर स्टैब्लिश हुआ था, तो वहां पर आप कहोगे 1 जुलाई फर्स्ट हाई कोर्ट प्रथम उच्च न्यायालय प्रथम उच्च न्यायालय कब जो है स्थापित हुआ? कब स्थापित हुआ? प्रथम न्यायालय कब स्थापित हुआ, यहां पर यह पूछा गया है। तो कौन सा यहां पर पूछा? भारत में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, तो आपने कहा कि भाई फर्स्ट जो हाई कोर्ट जो हुआ था वो 1862 में हुआ था। कब हुआ था? 1862। आप कह सकते हो 1 जुलाई 1862 में पहला जो न्यायालय हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ, कौन सा? कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता भी हम बोलते हैं। कलकत्ता कोर्ट जो है स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, कलकत्ता कोर्ट। प्रथम न्यायालय कौन सा था? कलकत्ता कोर्ट। कब स्टैब्लिश हुआ? आपने कहा 1 जुलाई 1862। 1 जुलाई 1862 में, यानी कि यहां पर पूछा गया है, बी इज अ राइट आंसर। कब हुआ था? 1862 में। किस एक्ट के माध्यम से हुआ? आप कहोगे हाई कोर्ट एक्ट 1961, यानी कि उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के माध्यम से ये स्टैब्लिश हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोनाउंस द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देन इज अ राइट आंसर, क्योंकि आपको केशवानंद भारती केस 1973 दिखेगा। इसी में हमने बेसिक जो स्ट्रक्चर की बात की, संविधान का जो मूल जो आपका क्षेत्र था, जो संरचना थी, सिद्धांत थे, उसको प्रतिपादन किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। नेक्स्ट, यानी ए इज अ राइट आंसर। भारतीय न्यायपालिका की संरचना क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी? 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर या 5 टायर? इनमें से कौन सा टायर होगा? तो आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड जुडिशरी। किसके बारे में? इंटीग्रेटेड जुडिशरी के बारे में। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकरण न्यायपालिका, ठीक है। हमारे यहाँ किस तरह का 1 टायर है,
या फिर 2 टायर है, 3 टायर है, या इंटीग्रेटेड, यहाँ पर आप जल्दी से बताएंगे। इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारे यहाँ, यानी यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर पास करता है तो वो सभी पर क्या होगा, इम्पोज होगा, लागू होगा, चाहे देश का कोई भी जो है न्यायालय क्यों ना हो। सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार उसे केंद्र और राज्य के बीच और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने की अनुमति देता है? अभी हमने इसे किया था। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग jurisdiction the Supreme Court allowed to settle dispute between the center and state among state। ठीक है, यानी कि दो राज्यों के बीच में या केंद्र और राज्यों के बीच में या दो से अधिक राज्यों के बीच में यदि कोई आपसी विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इसे किस क्षेत्राधिकार, किस jurisdiction के माध्यम से रिमूव करता है? क्या एपिलेट होगा, एडवाइजरी होगा, रेट होगा, ओरिजिनल? हमने कहा डी इज अ राइट आंसर, ओरिजिनल jurisdiction, जैसा कि हमने अभी उसे समझा था। एडवाइजरी जुडिक्शन आप समझ चुके होंगे। अनुच्छेद किस में बताया गया, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, 143 राष्ट्रपति को सलाह देने से संबंधित है। रिट जुडिक्शन हमने देखा दो तरह का होगा। फर्स्ट अनुच्छेद आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। 32 में क्या आ जाएगा, आपने कहा 32 में रेट्स इश्यू की जाएंगे बाय सुप्रीम कोर्ट, Is that clear? And according article 226 by हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। यदि ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करेंगे, ये अनुच्छेद 131 से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्टिकल 131, और इसी में ओरिजिनल जुरिडिक्शन में ही ये डिस्प्यूट आता है, यानी डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अपीलेट की हम जिक्र करके गए थे। अपीलेट में 3 आर्टिकल आते हैं, 132, 133 और 134। 132 में जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होंगे वो आपके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 133 में आपसे बताए थे जो सिविल मैटर होंगे, सिविल मैटर 134 में जो सुप्रीम हाई कोर्ट उचित समझे उसे भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, बोथ सिंपल एंड 2/3 मेजोरिटी, या स्पेशल मेजोरिटी या 2/3 मेजोरिटी। इनमें से किसके माध्यम से उठाया जाएगा? आंसर विल बी स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी किस होगा? 2/3 मेजोरिटी, यानी सी इज अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? Who among the following is not a part of union executive? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें से पूछ लिया गया कि भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन सा नहीं है? संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, संघीय कार्यपालिका की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये कंसिस्ट ऑफ किससे मिलकर बनी होती है? आपने कहा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड ही प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर भी पीएम अलग आपको लिख दिया गया, प्राइम मिनिस्टर, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान न्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। किस अनुच्छेद में? 76 में बताया गया। आर्टिकल 76 में इसके बारे में बताया गया। अब देख लीजिए एक बार कौन नहीं है इसमें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद भी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, यानी सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ
किससे मिलकर बनती है संघीय कार्यपालिका? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किस अनुच्छेद से संबंधित होती है? आपने कहा आर्टिकल 52 से लेकर 78। ये भी क्वेश्चन बहुत बार सीजीएल में पूछे गए हैं, जो आपकी संघीय कार्यपालिका किस अनुच्छेद से संबंध करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए अपना पद संभालने की अधिकतम आयु क्या है? What is the maximum age for a member of a joint public service commission? Joint Public Service Commission to hold his her office as per the Constitution of India। पता है इनमें से कौन सा जो आयु उनकी निर्धारित की गई है, एज जो है उनकी डिस्क्राइब की गई है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ए, डी 60, सी 65, 66 या 62? आंसर विल बी 62 इज अ राइट आंसर। एक और होता है इस तरह से 6 years या 62 एज बिफोर अर्लियर, जो पहले आ जाए। यानी यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए 45 साल की उम्र में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बन जाता है, तो वो कौन सा कार्यकाल सबसे पहले पूरा करेगा? 62 या 6 ईयर? आपने कहा 6 ईयर, तो यहां पर 6 ईयर पहला कार्यकाल उसका ये मान लिया जाएगा और वो रिटायर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति वहां पर 59 की एज में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य बनता है, तो पहले वो कौन सा कार्यकाल पूरा करेगा? एज वाला या जो है 6 ईयर वाला? देन आंसर विल बी 62 एज। जो भी पहले आएगा यानी जो भी अर्लियर होगा उसे ही मान लिया जाता है, यानी ए इज अ राइट आंसर। 62 साल की उम्र में ये रिटायरमेंट ले लिया जाएगा। तो ये जो हमारी पीडीएफ रही, आज की जो क्लास रही, जिस तरह से हमारे क्वेश्चन बने, यूनियन एग्जीक्यूटिव आपने कहा कि भाई इसमें कौन सा पार्ट नहीं, आपने कहा सर्वोच्च न्यायालय कभी भी संघीय कार्यपालिका का भाग नहीं होता। किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपने कहा 52 से लेकर 78 से संबंधित है। कौन कौन आता है आपके सामने बताया गया है। महान न्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देन आंसर विल बी आर्टिकल 76। ठीक है, और ये देश का हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। किसके द्वारा इसका जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट कौन करता है? आपने कहा राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। यहां आपसे पूछा गया भी किसकी मेजोरिटी के साथ? आपने कहा 2/3 स्पेशल मेजोरिटी के साथ। सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार उसे केंद्र और राज्यों के बीच जब डिस्प्यूट होता है, तो आपने कहा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, या 2 राज्यों के बीच में हो, केंद्र और राज्यों के बीच में हो, 2 से 2 अधिक राज्यों के बीच में डिस्प्यूट हो, ये मैटर किस ज्यूरिडिक्शन में आएगा? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस अनुच्छेद से संबंधित है? मूल क्षेत्राधिकार 131 से संबंधित है। ठीक है, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, इशू करता है किस अनुच्छेद के तहत? 32। यदि इसे ही आपका हाईकोर्ट उच्च न्यायालय जारी करता है, देन आंसर विल बी 226। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है नेक्स्ट क्लास में भरपूर ऊर्जा के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।